A very good morning students. Students लास्ट क्लास में हमने कॉर्डेटा फाइलम की सब फाइलम वर्टिब्रेटा की फर्स्ट सुपर क्लास को डिटेल में डिस्कस किया था. दैट वाज पाइसेस, जिसमें ट्रू फिशेस आती हैं जो बोनी टाइप या कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं. आज की क्लास में हम मूव ऑन करेंगे सुपर क्लास टेट्रोपोडा की पहली क्लास, दैट इज क्लास एम्फीबिया को हम इसमें रीड करेंगे. एम्फीबिया जिसमें कॉमनली आप जानते हैं फ्रॉग्स, टोड्स, ये सारे एनिमल्स आते हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विथ आवर क्लास एम्फीबिया. सबसे पहले स्टूडेंट्स, एम्फीबिया क्लास जो है ये किस सुपर क्लास को बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू टेट्रापोडा. ओके, सो इट बिलोंग्स टू सुपर क्लास टेट्रापोडा. टेट्रापोडा आप जानते हैं, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स. ये ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें 2 पेयर ऑफ लेग्स और अपेंडेजेस आर फाउंड. सो इट बिलोंग्स टू सुपर क्लास टेट्रापोडा. इस टेट्रापोडा में स्टूडेंट्स हम लोग 4 क्लासेस को रीड करेंगे डिटेल में: एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं एम्फीबिया. एम्फीबिया नाम क्यों रखा है? एम्फी मतलब होता है बोथ, यानी डुअल, एंड बायो इज लाइफ. ये पहले ऐसे कॉर्डेट एनिमल्स थे. अभी तक अगर आपको याद हो, हमने जितने भी कॉर्डेट्स पढ़े, चाहे वो यूरोकॉर्डेट्स हों, सेफेलोकॉर्डेट्स हों जो सारे के सारे मेरीन वाटर में मिलते थे, या वो साइक्लोस्टोमाटा हों जिन्हें हमने जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहा था, देवर ऑल्सो फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स. देन वी रीड अबाउट पाइसेस, फिशेस, वो भी सारी की सारी एक्वाटिक थी. ये पहले ऐसे कॉर्डेट एनिमल्स हैं जो लैंड पे आना जिन्होंने शुरू किया, लेकिन ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली लैंड पर नहीं रह सकते हैं. इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए तो पानी में वाटर की ज़रूरत पड़ती ही इन्हें पानी में जाना ही पड़ता है. सो एम्फी मीन्स बोथ, बायो मीन्स लाइफ, सो दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, बट दे विल ऑलवेज नीड वाटर फॉर देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाई दे आर कॉल्ड सो. सो लेट अस राइट दैट they can live in land and on water. On land and in water. That means they can be terrestrial, they can be aquatic, but they always need water for external fertilization. For external fertilization. Students, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी में और लैंड पे दोनों पे रह लेते हैं. अगर आप ऐसा सोचें तो ऐसे तो मैमल्स में भी वेल्स हैं जो वाटर में मिलती हैं, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स हैं जो वाटर में मिलते हैं, पर हम उन्हें तो एम्फीबिया नहीं कह रहे हैं. एम्फीबिया का मतलब है दैट येस, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, बट दे विल ऑलवेज नीड वाटर फॉर देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये जो अपना एग्स हैं उन्हें वाटर में ही रिलीज करते हैं और वहीं पर मेल गैमीट के साथ उनका फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ एम्फीबिया के लिए आप टिपिकली दिमाग में रखिएगा फ्रॉग, मेढक, जो हम सब ने देखा हुआ होगा आई एम श्योर. इनका जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में. इनमें नेक एब्सेंट होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. नेक नहीं होती, इसी कारण से फ्रॉग जो है वो आराम से फुदक पाता है. इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेरी स्विफ्टली. सो लेट अस राइट दैट देयर बॉडी इज divisible into head and trunk. यहाँ इंपॉर्टेंट है कि नेक एब्सेंट होगी. नेक विल बी एब्सेंट. सो आई एम राइटिंग हियर दैट नेक एब्सेंट. अब टेल जो है, पूंछ, वो इनमें मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है. सो लेट अस राइट दैट टेल मे बी प्रेजेंट, लेकिन नेक तो एब्सेंट होगी ही होगी. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट.
Alright, so their body is divisible into head and trunk, neck is absent, tail may be found. Now ये जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी फिशेस की तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं. सो दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड जस्ट लाइक द फिशेस. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हमने पढ़ा था फिशेस में, इन्हें पॉइकिलोथर्मिक भी कहते हैं. पॉइकिलोथर्मिक, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस? दे कांट regulate body temperature. ये कैरेक्टर इसका बिल्कुल फिशेस की तरह है. नाउ ये जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, ये फिशेस की ही तरह एनएमनियोट्स होते हैं. एनएमनियोट्स क्या मतलब है एनएमनियोट्स का? एमनियन जो है ये एम्ब्रियो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलती है. और फिशेस और एम्फीबियंस दोनों में ही ये लेयर एब्सेंट होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं एनएमनियोट्स. तो आइए इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं. एनएमनियोट्स का मतलब है दैट एमनियन, एंड व्हाट इज एमनियन? इट इज एन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो के चारों तरफ. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन and this is absent. Amnion is not found in fishes as well as in amphibians. अब अगर हम एम्फीबियंस की स्किन की बात करें तो अगर आपने कभी मेढक हाथ में लिया हो तो आप उसे आराम से ग्रिप बना पाते हो या वो हाथ से फिसलता है? वो हाथ से फिसलता है क्योंकि इसकी स्किन जो है ये चिकनी होती है, स्मूथ होती है. इनकी स्किन पे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो एक स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि इनकी स्किन मॉइस्ट एंड स्मूथ हो जाती है. तो आइए पहले से लिखते हैं, फिर हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है. सो स्किन इज मॉइस्ट एंड स्मूथ. और ऐसा क्यों है? वाई इट इज मॉइस्ट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी क्यूटेनियस, यानी स्किन पे क्या मिलते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स. म्यूकस ग्लैंड्स एक चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. म्यूकस ग्लैंड्स, ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं? इनकी स्किन को मॉइस्ट बना देते हैं और इस मॉइस्टनेस के कारण से इनकी स्किन के थ्रू O2 CO2 का एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि इन एनिमल्स में स्किन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. सो लेट अस राइट दैट helps in respiration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. हम हर क्लास में आगे लिखते जाएंगे कि किस में स्किन मॉइस्ट है और किस में स्किन ड्राई है. सो इनमें जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, एंड दिस मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन ऑफ एम्फीबियंस. नाउ अगर आपको याद हो, फिशेस में हमने उनकी स्किन पे पढ़े थे कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे शार्क में आपको याद है हमने पढ़े थे दांत की तरह शार्प प्लेकॉइड स्केल्स थे. बोनी फिशेस में साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल्स थे. पर क्या मेढक की स्किन पे आपने कभी कोई स्केल्स देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है उसमें देयर आर नो स्केल्स प्रेजेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स. सो नो स्केल्स ऑन स्किन, ये कॉमनली पूछा जाता है. फिशेस में तो थे ही, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में भी स्केल्स किसी ना किसी फॉर्म में मिलते हैं, बट एम्फीबिया एक ऐसा क्लास है जिसमें स्केल्स नहीं होते हैं. ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी स्किन की बात करी. आइए अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं. ऊपर से नीचे तक हम रीड करेंगे जैसा कि हमने फिशेस में किया था. तो सबसे पहले इसके स्कल की बात करते हैं. इनका जो स्कल होता है वो बिल्कुल हमारे स्कल की तरह होता है, डाइकॉन्डाइलिक. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आप आपके पीछे सर पे हाथ लगाएं इस जगह पर तो आपको यहाँ पे दो उभार फील होंगे. इन पोस्टीरियर प्रोजेक्शंस को कॉन्डाइल्स कहते हैं. मैमल्स और एम्फीबियंस इन दोनों में दो कॉन्डाइल्स मिलते हैं.
सो द स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, जबकि फिशेज में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में, इन तीनों में ही सिंगल कॉन्डाइल मिलता है। तो हमने फिशेज में लिखा था कि उसका स्कल कैसा होता है, मोनोकॉन्डाइलिक। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे ज़्यादा इवॉल्व्ड रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, लेकिन उनमें भी मोनोकॉन्डाइलिक स्कल ही मिलता है। मैमल्स की तरह सिर्फ एम्फीबिया में स्कल मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस राइट दैट दे हैव अ डाइकॉन्डाइलिक स्कल। That means they have two posterior condyles. All right. So this is a very unique character. है एम्फीबिया, लेकिन मैमल्स की तरह इसका स्कल है। Now स्कल की बात होगी, अब इसकी ब्रेन से ही रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसमें क्रेनियल नर्व्स कितनी मिलती हैं। बिल्कुल फिशेस की तरह इनमें भी 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं। सो दे हैव 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स। नाउ हमने हेड की बात हो गई, स्कल हो गया, क्रेनियल नर्व्स हो गए। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो अब हम इसकी आईज की बात करते हैं। इसकी जो आईज हैं इनमें आईलिड्स मिलने लग जाती हैं, जो कि फिशेस में एब्सेंट थी। यहाँ पर आईलिड्स बन गई हैं। सो लेट अस राइट दैट नाउ आईलिड्स प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं और नीचे आते हैं इनके ईयर्स की। इस तरह से आप इसे लर्न करें सारे पॉइंट्स को टॉप टू बॉटम, ताकि आप कोई पॉइंट भूलें नहीं। तो आइए अब इनके ईयर्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने फिशेस में पढ़ा था कि इनमें केवल इंटरनल ईयर मिलता है, जबकि एम्फीबिया में इंटरनल ईयर तो मिलता ही है, जो मेन ईयर है जहाँ से हियरिंग एंड बैलेंसिंग का फंक्शन होगा, लेकिन इसमें अब मिडिल ईयर भी बन गया है। लेकिन एक्सटर्नल ईयर अभी नहीं बना। हमारे में ये जो है, दिस इज पिन्ना, और जहाँ पे आप लोग पिन से अपने कान का मैल निकालते होगे, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये दोनों को मिलाकर हमारे में एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। एक्सटर्नल ईयर अभी तक एम्फीबिया में नहीं बना है। इंटरनल ईयर बन गया है और मिडिल ईयर बन गया है। फिशेस में केवल इंटरनल ईयर बना था। इनका जो मिडिल ईयर है, उसके जो लास्ट इनका जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ, वो होता है ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं। अगर आप एक पेन लें और आपके कान में, बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट किसी भी को भी करना नहीं है, अगर आप घुसाते जाएंगे तो जिस पतली सी मेम्ब्रेन को अगर आपने पियर्स कर दिया, जिसके बाद आपको कुछ सुनाई नहीं देने वाला, उसे कहते हैं कान का पर्दा, ईयर ड्रम। ये फट जाएगा। ओके, सो इनमें ईयर ड्रम तक ईयर बना है, फ्रॉम इनसाइड टू ईयर ड्रम, बट जो एक्सटर्नल ईयर है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। सो हम लिख देते हैं कि इनका जो ईयर है वो 2 पार्ट्स हैं उसमें। ओके, इट हैज, एक तो इसमें इंटरनल ईयर है फिशेस की तरह, और इसमें मिडिल ईयर भी बन गया है। सो दे हैव मिडिल ईयर अप टू ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम को कहते हैं टिम्पैनम। सो टिम्पैनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस इज ईयर ड्रम। ऑलराइट, बट एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। तो मैं यहां लिख देती हूं एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। ठीक है, तो इसमें एक तो इंटरनल ईयर मिला हमें, और एक इसमें मिडिल ईयर बन गया है अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हमारा जो ईयर होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो मिडिल ईयर है उसमें 3 बोन्स मिलती हैं, जबकि एम्फीबिया में इस मिडिल ईयर कैविटी के अंदर एक सिंगल बोन मिलती है। बिल्कुल एम्फीबिया की तरह सेम ईयर रेप्टाइल्स में भी मिलेगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से सेम यही चीज़ को लिखेंगे। तो आइए इसमें लिख देते हैं दैट मिडिल ईयर कैविटी, जिसे टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, मिडिल ईयर कैविटी हैज़, ये क्वेश्चन पूछते हैं,
सिंगल ईयर बोन, सिंगल हमारे में 3 होती है मैमल्स में, और बोन को स्टूडेंट्स ऑसिकल भी कहते हैं। सो दे हैव अ सिंगल ईयर ऑसिकल और बोन, जिसे कहते हैं कॉल्ड, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, कॉल्ड कॉल्यूमेला ऑरिस। ऑरिस कॉलम जैसी है, सो कॉल्यूमेला, और ऑरिस वर्ड इसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, ये ORIS नहीं है, ये AU है। और ऑरोलॉजी जो वर्ड है ये ईयर से रिलेटेड वर्ड है, कॉल्ड कॉल्यूमेला ऑरिस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही ईयर रेप्टाइल्स में मिलेगा और बर्ड्स में भी ये कॉल्यूमेला ऑरिस मिलती है। ऑलराइट, सो देयर ईयर हैज इंटरनल ईयर एंड मिडिल ईयर, and in middle ear cavity a single ear ossicle is found which is called columella oris. all right, तो हमने इसका स्कल पढ़ा, क्रेनियल नर्व्स पढ़ी, आईज में आईलिड्स, ईयर्स। अब हम आते हैं इसके हार्ट पे। हार्ट की अगर हम इसकी बात करें तो इसके हार्ट में 3 चेम्बर्स होते हैं। फिशेस में हमने पढ़ा था 2 चेम्बर्स, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, इसमें बन गए हैं 3 चेम्बर्स। सो हार्ट कैसा है? हार्ट इज 3 chambered. That means there will be 2 auricles plus 1 ventricle. All right, कैसा हार्ट होगा? ऑरिकल्स तो 2 हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं ये। दिस इज ऑरिकल राइट एंड दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज अ सिंगल वेंट्रिकल। इसमें कोई डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, तो 3 ही चेम्बर्स हैं, 1 2 एंड ये पूरा 3। ऑलराइट, सो देयर हार्ट इज 3 चेम्बर्ड। हार्ट से ही रिलेटेड, सर्कुलेशन सिस्टम से ही रिलेटेड, आइए हम यहीं पर लिख लेते हैं कि इनके आरबीसीज कैसे होंगे। बिल्कुल फिशेस की तरह इनके आरबीसी में भी न्यूक्लियस मिलता है, सो आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। ऑलराइट, नाउ हमने इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हम इनके रेस्पिरेशन के बारे में रीड करते हैं। हमारी लंग्स आ जाती हैं, तो यानी हमें याद रखना है कि हमें अब क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है। इनमें स्टूडेंट्स जो रिब्स हैं, पसलियां जिन्हें कहते हैं, वो अभी तक नहीं बनी हैं, सो दे डू नॉट हैव रिब्स। सो आइए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लेट अस राइट दैट रिब्स एब्सेंट। ये रिब्स आगे रेप्टाइल्स में बनेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसका रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो रिब्स आर एब्सेंट इन एम्फीबियंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ रेस्पिरेशन हैपेंस। रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स, इसका रेस्पिरेशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनका लार्वा होता है, जैसे फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल कहते हैं, इन एम्फीबियंस का लार्वा जो होता है वो टोटली 100% एक्वाटिक होता है, वो केवल वाटर में रहता है। क्योंकि वो वाटर में रहता है तो वो बिल्कुल फिशेस की तरह रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि गिल्स के थ्रू। प्लस जो हमने अभी देखा था, इनकी स्किन मॉइस्ट है, तो स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। सो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसमें ए, लार्वा। लार्वा में किस तरह से रेस्पिरेशन होगा। एंड कुछ टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं, हम अभी रीड करेंगे, जिसमें सैलेमेंडर्स आते हैं। सो लार्वा एंड टेल्ड एम्फीबियंस। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो होता है बाय गिल्स एंड मॉइस्ट स्किन। क्योंकि ये कैसे होते हैं लार्वा, टोटली एक्वाटिक होते हैं, और एक्वाटिक होते हैं सो दे विल रेस्पायर बाय गिल्स एंड स्किन। ठीक है, लेकिन जब ये लार्वा से अडल्ट्स बनते हैं, सो इन अडल्ट एम्फीबियंस,
अडल्ट्स जो होते हैं ये लैंड पे आके रहने लगते हैं, और जब ये लैंड पे रहते हैं तो अब गिल्स इनके रेस्पिरेशन में मदद नहीं कर सकते हैं, तब इनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं बिल्कुल हमारी तरह। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इन अडल्ट्स दे विल रेस्पायर बाय लंग्स एंड ऑफ कोर्स ये मॉइस्ट स्किन तो है अभी भी, एंड मॉइस्ट स्किन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। यानी अब अगर कोई पूछे कि एम्फीबिया में, अगर जनरल क्वेश्चन आए कि एम्फीबिया में रेस्पिरेशन किस तरह से हो सकता है, बाय व्हाट मोड्स कैन एम्फीबियंस रिस्पायर, सो दे कैन रिस्पायर बाय गिल्स, बाय मॉइस्ट स्किन और बाय लंग्स, तीनों ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लार्वा की बात करें तो गिल्स एंड स्किन, अडल्ट्स की बात करें तो लंग्स एंड स्किन। ओके, सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन। अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अपन किडनीज की बात करते हैं। फिशेस जो थी स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, फिशेस की किडनी को हमने मीसोनेफ्रिक किडनी कहा था। इसी तरह से जो एम्फीबियंस हैं इनकी किडनी भी बिल्कुल फिशेस की तरह मीसोनेफ्रिक होती है। सो दे हैव मीसोनेफ्रिक किडनीज, मीसोनेफ्रिक किडनीज। ऑलराइट, अब इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर से वही बात है, अगर वो लार्वा है, एक्वाटिक है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेगा, और अगर वो लैंड पे अडल्ट्स हैं तो वो हमारी तरह यूरिया एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो आइए इसको भी हम दो उसमें डिवाइड कर देते हैं। ओके, लार्वा अगर है या टेल्ड एम्फीबियंस हैं, जैसे सैलेमेंडर्स, टेल्ड एम्फीबियंस, तो क्योंकि ये एक्वाटिक है दे विल प्रोड्यूस द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया, अमोनिया। और अडल्ट्स जो हैं बी, अडल्ट्स, देयर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वो पर्टिकुलरली पूछेंगे कि लार्वा या टैडपोल ऑफ फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो हमारा आंसर होगा अमोनिया। अगर वो पूछें अडल्ट फ्रॉग या अडल्ट एम्फीबिया, सो आवर आंसर विल बी यूरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एम्फीबिया आर अमोनिया, यूरिया, बोथ, तो हमारा आंसर होगा बोथ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट कीप इन माइंड फॉर योर प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। मीसोनेफ्रिक किडनी, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है। अब इनमें भी फिशेस की तरह क्लोएका प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट। स्टूडेंट्स आपको याद है हमने कार्टिलेजिनस फिशेस शार्क में पढ़ा था कि इनमें क्लोएका मिलता है। क्लोएका का मतलब होता है एक ऐसा पोस्टीरियर चेम्बर जिसमें गैमीट्स, फीसेस एंड यूरिन तीनों की ओपनिंग्स आकर खुलती हैं, और फिर ये चेम्बर बाहर के एनवायरनमेंट से एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। बहुत सिंपल है, आप किसी भी एनिमल को उल्टा कर दो और उल्टा करके देख लो उसमें कितने छेद मिल रहे हैं। अगर उसमें एक छेद मिल रहा है तो इसका मतलब क्लोएका प्रेजेंट है। ओके, सो दे हैव क्लोएका प्रेजेंट इन देम। नाउ दिस वाज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पॉइंट्स। एक्सक्रीशन के बाद हम इसके रिप्रोडक्शन पर आते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो, लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम हमेशा सबसे पहले पढ़ते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। ये तो बहुत एडवांस हो गए हैं, अब हम तो टेट्रापोडा वर्टिब्रेट्स पे आ गए हैं, तो अब सारे के सारे क्या मिलेंगे आगे भी, और फिशेस भी क्या थी, सब के सब देवर ऑल यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल से हमारा क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि इनमें मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स विल बी फाउंड इन
different individuals. So they are also unisexual. Now, let us talk about the type of fertilization. अगर आपने कभी फ्रॉग्स को नोटिस किया हो तो बारिश के टाइम पे जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में सब जाने लग जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्म है और एग है यानी मेल और फीमेल गैमीट है उन दोनों को ही फ्रॉग वाटर के अंदर छोड़ते हैं और वहाँ पर उनका फर्टिलाइजेशन होता है. सो द फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर. In water. All right. Now let's talk about type of parity. ये अंडे देते हैं, so they are oviparous. They are oviparous. Now let's talk about the type of development. इनमें स्टूडेंट्स हम अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमने हर जगह लार्वा की बात करी है. लार्वा मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. सो दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इनमें लार्वल स्टेजेस मिलेंगी. आपको 2 लार्वा के नाम इस क्लास में अच्छे से लर्न होने चाहिए. एक तो हम जानते हैं फ्रॉग का लार्वा जिसे टैडपोल कहते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग. एक और एग्जाम्पल हमें लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, अभी हम इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे. एक सैलेमेंडर है जिसे एम्बायस्टोमा कहते हैं, उसमें जो लार्वा है उसे एक्सोलॉटल लार्वा स्टेज कहते हैं. ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. सो एक्सोलॉटल लार्वा ऑफ एम्बायस्टोमा. एम्बायस्टोमा, दिस इज अ सैलेमेंडर. ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? ये क्यों हमें इतना अच्छे से मैं इसको फोकस कर रही हूँ बार बार इन दोनों को? क्योंकि जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कई बार लार्वा ना लिखकर वो बोल देंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग इज, या रेस्पिरेशन इन एक्सोलॉटल इज. तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लार्वल स्टेजेस हैं, और जब ये लार्वल स्टेजेस हैं तो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो जाएगा और इनमें रेस्पिरेशन गिल्स एंड मॉइस्ट स्किन से होगा. सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसे अच्छे से नोट करें, उसके बाद हम इसके कुछ और कैरेक्टर्स एंड इसका क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे. So now students, let's see another very interesting character of this class. जो मेढक होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो विंटर्स के टाइम या समर्स के टाइम एक डॉर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं. दे गो टू विंटर स्लीप एंड समर स्लीप. सर्दियों में भी सो जाते हैं, दैट मीन्स दे गो इन टू डॉर्मेंट पीरियड to preserve themselves, to protect themselves from excessive cold, and summers के टाइम पे to protect themselves from excessive heat. आपने जैसे सुना होगा polar bears जो होते हैं वो winters के टाइम पे they go to winter sleep, they go for hibernation. इसी तरह से amphibians जो होते हैं वो भी they undergo winter sleep. Winter sleep. And what is this winter sleep called? It is called hibernation. To protect themselves from excessive cold. And summer sleep. और इस summer sleep को कहते हैं स्टूडेंट्स एस्टिवेशन. ये दोनों ही क्या हैं? डॉर्मेंट पीरियड्स हैं. डॉर्मेंट मीन्स द एनिमल इज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग दिस टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन आता है
समर स्लीप इज कॉल्ड या विंटर स्लीप इज कॉल्ड. सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं. इसको याद रखना बहुत सिंपल है. हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं कि पोलर बियर हाइबरनेशन शो करते हैं. और पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? एंटार्क्टिका, आर्कटिक रीजन में रहते हैं, भयंकर बर्फ वाली जगह पे. तो वो ऑब्वियसली कब डॉर्मेंट पीरियड में जाएंगे? विंटर्स में जाएंगे. तो पोलर बियर की विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. तो यहाँ भी विंटर स्लीप क्या है? हाइबरनेशन. और दूसरी वाली जो स्लीप है समर स्लीप, वो हो गई एस्टिवेशन. बट दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरह से. या तो ऐसे पूछेंगे विंटर स्लीप इज, या hibernation is winter sleep, summer sleep, autumn sleep, spring sleep. So these two terms should be learned by heart. So these are the general characters of amphibia class. अब हम move on करेंगे about the classification of this class. So let us write down the classification. Classification of amphibians. इस क्लास को हम लोग 3 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट दीज ऑर्डर्स आर. 1, 2 and we'll write here the third one. कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनमें लिम्स नहीं मिलते. हालांकि हमने इन्हें टेट्रापोडा में क्लासिफाई किया है. टेट्रापोडा का मतलब ही है जिनमें 2 पेयर या 4 लेग्स होंगे, लिम्स होंगे. लेकिन फिर भी कुछ एम्फीबियंस हैं जिनमें लिम्स नहीं मिलते हैं. दे आर लिम्बलेस एम्फीबियंस एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड, ये ऑर्डर्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स. सो दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एपोडा. ए मीन्स absent and poda means legs. So they do not have legs or limbs. In apoda का एक और नाम है, they are also called gymnophiona. They are also known as gymnophiona. Alright, क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? आइए लिख लेते हैं. नंबर 1, they are limbless. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया? सो दे आर लिम्बलेस एम्फीबियंस. देन हमने स्टूडेंट्स अभी रीड किया था कि एम्फीबियंस की स्किन पे स्केल नहीं मिलते, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्डर है जिनमें स्केल्स आर प्रेजेंट. सो स्केल्स प्रेजेंट, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है. बाकी किसी दोनों ऑर्डर्स में स्केल्स नहीं मिलेंगे. So scales are present and they are limbless. These both the points are very important. And now let us write down the example. The example is, we have to learn a single example and that is Ichthyophis. Ichthyophis. Alright. So the first order is order Apoda, also called Gymnophiona. They have scales, they are limbless and the example is Ichthyophis. Now let's move on to the second order. Second order जो है स्टूडेंट्स, इनमें लिम्स तो मिलते हैं, इन दोनों में ही लिम्स मिलेंगे सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर में, लेकिन इनमें पूंछ भी मिलती है, टेल भी मिलती है. सो इन्हें कहते हैं, इस ऑर्डर को कहते हैं यूरोडेला. आपको याद है जब हमने यूरो कॉर्डेटा पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्डा वर्ड या यूरो वर्ड का मतलब होता है टेल. इनमें टेल मिलेगी. सो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड यूरोडेला और कॉर्डेटा. यहाँ स्पेलिंग से ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्डेटा नहीं है, फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डा वर्ड का मतलब होता है टेल. सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर. कैसे होंगे ये? दे विल बी टेल्ड. So let us write down, they are tailed amphibians. यही टेल्ड एम्फीबियंस है स्टूडेंट्स जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लार्वा की तरह ये भी गिल से रेस्पिरेशन करेंगे और ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे. सो दे आर टेल्ड एम्फीबियंस.
इनमें स्टूडेंट्स जो लेग्स होते हैं, जो लिम्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं, टेट्रापोडा है 4 पैर होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं. सो लेट अस राइट दैट 2 पेयर लिम्स ऑफ इक्वल साइज, बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल साइज के. इनमें जो एग्जाम्पल है इनमें आते हैं, इट इंक्लूड्स salamander, includes salamanders. All right, so limbs are of equal size and all the salamanders are the members of this order. कुछ salamanders के नाम हमें याद होने चाहिए जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. Number 1, they are very important. This should be learned by heart. पहला salamander है Proteus. Proteus. इसे cave salamander भी कहते हैं. Cave salamander. Now, number 2 is Necturus. इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं नेक्ट्यूरस पे, सभी इंपॉर्टेंट है बट इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं. नेक्ट्यूरस को मड पपी बोलते हैं या वाटर डॉग. ये जिस तरह से दिखते हैं उस बेसिस पे इनके कॉमन नेम्स हैं, मड पपी और वाटर डॉग. नाउ द थर्ड वन इज, इट इज कॉल्ड एम्फियूमा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्फियूमा को कॉन्गो ईल कहते हैं. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे डबल टिक लगा देती हूँ, क्योंकि जितने भी एनिमल्स में, कॉर्डेट्स में आरबीसी मिलेंगे उनमें से सबसे बड़ा आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो इसी एम्फियूमा का होता है. सो दे हैव लार्जेस्ट आरबीसी. ये कॉमन क्वेश्चन है, हम जब आरबीसी पढ़ेंगे तब भी हम इसे लिखेंगे दोबारा से. सो दे हैव लार्जेस्ट आरबीसी. एंड नाउ द फोर्थ वन विच इज कॉल्ड एम्बाइस्टोमा. अभी आपको याद है जब हमने लार्वल स्टेजेस लिखी थी तो वहाँ मैंने एम्बाइस्टोमा लिखा था. एम्बाइस्टोमा को टाइगर सैलेमेंडर भी कहते हैं, शेर सैलेमेंडर. दिस इज टाइगर सैलेमेंडर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मिलेगा हमें एक्सोलॉटल लार्वा. ओके, और इसमें स्टूडेंट्स हमें मिलता है पीडोजेनेसिस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं. पीडोजेनेसिस, व्हाट डू वी मीन बाय पीडोजेनेसिस? पीडोजेनेसिस का मतलब होता है जब नॉर्मली आप जानते हैं कि लार्वा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. रिप्रोडक्शन किस में होगा? अडल्ट फॉर्म में होगा. लेकिन जब लार्वा में भी रिप्रोडक्शन होने लगे, यानी इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो इनकी जो सोमैटिक मैच्योरिटी है, जो बॉडी की स्ट्रक्चरल मैच्योरिटी है, उससे फास्ट है, तो लार्वा में ही रिप्रोडक्शन होने लग जाता है, तब उस फिनोमेना को कहते हैं पीडोजेनेसिस. तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या मिलेगा इसमें? रिप्रोडक्शन इन लार्वा. Reproduction in larva. All right. So these are the 4 examples of salamanders which we should learn by heart. और स्टूडेंट्स इस क्लास का एक और कैरेक्टर जो है, जो मैं अब आपको लिखवा रही हूँ, हमने पढ़ा था कि इनमें लार्वा की तरह कैरेक्टर्स मिलते हैं. लार्वा की तरह ये भी गिल से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लार्वा की तरह ये भी अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं. तो इस फिनोमेना को कहते हैं नियोटेनी. सो नियोटेनी फिनोमेना. phenomenon. Neo means new, टेनी मीन्स रिटेन. ये लार्वल कैरेक्टर्स को रिटेन करते हैं, यानी हो तो अडल्ट गए हैं लेकिन अभी भी लार्वा की ही तरह ये गिल से रेस्पिरेशन कर रहे हैं और अमोनिया का एक्सक्रीशन कर रहे हैं. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इट इज रिटेंशन ऑफ larval characters. All right, so this is the second order of class Amphibia, the tailed amphibians which have limbs of equal size,
and they show neoteny, and this includes all the salamanders. Now let us move on to the third and largest order of this class. थर्ड ऑर्डर को कहते हैं एन्यूरा. एन्यूरा जो है इनमें टेल नहीं मिलेगी, लिम्स तो है लेकिन टेल नहीं मिलेगी. तो यहां हम पहला पॉइंट लिख देते हैं दैट दे आर टेल लेस एम्फीबियंस. आपको याद आ रहा है कोई एम्फीबियन स्टूडेंट? बिल्कुल, हमारा फ्रॉग वो इसी ऑर्डर में आएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, इनमें भी 2 पेयर लिम्स हैं, लेकिन अगर आपने फ्रॉग में नोट किया हो तो जो पीछे वाला पैर होते हैं वो फ्रंट यानी आगे के पैर से 4 लिम्ब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा लंबे होते हैं. इसीलिए फ्रॉग जो है वो हॉप कर पाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर हाइंड लिम्स. सो दे ऑल्सो हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स विथ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वहां पे चारों लिम्स इक्वल साइज के थे, बट यहां पे हाइंड लिम्स स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर, या इक्वल साइज के नहीं है. ऑल राइट, सो दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अन्यूरा. अन्यूरा जो है इसमें आएंगे, दिस इंक्लूड्स frogs and toads. टोड स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रॉग की ही तरह दिखते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो टोड्स होते हैं, फ्रॉग जो है उनमें से केवल 1% फ्रॉग्स ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, बाकी अदरवाइज दे आर नॉन पॉइजनस. बट टोड्स जो होते हैं दे आर ऑल पॉइजनस. बिल्कुल फ्रॉग की तरह ही दिखते हैं. टोड्स को अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही आप उसके साथ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बाद यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, क्योंकि उनका जो हेड होता है उसमें पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं और वो पॉइजनस अगर आपके हैंड्स पे लग गया देन इट मे इवन कॉज डेथ. ऑल राइट, सो यहाँ पर हम टोड्स में लिख देते हैं दैट दे हैव पॉइजनस ग्लैंड्स. पॉइजनस ग्लैंड्स, और ये जो पॉइजनस ग्लैंड्स हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं? ये पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं. पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स जो है ये एक प्रकार का सलाइवरी ग्लैंड होता है. ऑल राइट, सो दे हैव पॉइजनस ग्लैंड्स, जबकि फ्रॉग जो है ये हार्डली 1% फ्रॉग्स आर पॉइजनस. सो द ऑर्डर एन्यूरा इंक्लूड्स फ्रॉग्स एंड टोड्स. अब इसमें स्टूडेंट्स हमें कुछ फ्रॉग्स एंड कुछ टोड्स के नाम अच्छे से लर्न होने चाहिए जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है. पहला जो हमारा कॉमन फ्रॉग है, जो हम घर में जिस मेढक को देखते हैं, इट इज कॉल्ड इंडियन बुल फ्रॉग. बुल क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो उसमें बुल मीन्स बैल, बैल की तरह से कुबड़ जैसा निकला रहता है, हम्प निकला रहता है. सो इंडियन बुल फ्रॉग, और इसका जूलॉजिकल नेम है राना टिग्रीना. इसे हम डिटेल में रीड करेंगे अलग चैप्टर में. So this is the first frog which we should know by heart. Now the second frog, एक frog है students जिसको tree frog बोलते हैं, that is hyla. So hyla which is the tree frog. And third one which you should know is the flying frog, that is Rhacophorus. Rhacophorus. This is the flying frog. ऐसा नहीं है ये बर्ड्स की तरह फ्लाई करता है, बट हाँ ये काफ़ी लंबी लीप लेता है, इसीलिए इसको फ्लाइंग फ्रॉग बोलते हैं. सो राना टिग्रीना, हाइला एंड रैकोफोरस, दीज आर द 3 कॉमन फ्रॉग्स विच वी शुड नो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोड्स. 2 टोड्स के नाम हमें पता होने चाहिए. एक जो कॉमन टोड है जिसे कहते हैं ब्यूफो, दोनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं. ब्यूफो, दिस इज कॉमन टोड. And then there is another toad which is called Alitis. इसे हम लोग midwife toad बोलते हैं. midwife toad. इसमें जो मेल होता है वो एग्स की ब्रीडिंग करता है, इसलिए midwife toads. So these are the classes of these are the orders of class Amphibia. Apoda, limbless, scales present. Ichthyophis. Urodela, tailed amphibians, limbs equal size, shows neoteny and includes salamanders. Third, Anura,
they are tailless and limbs are not of equal size, hind limbs are longer and stronger, and they include frogs and toads. This is a very important classification students. आप इसे नोट डाउन करें, उसके बाद हम ट्रिक लर्न करेंगे ताकि हम ये सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न कर सकें. प्लीज नोट इट डाउन. Alright students, now let's learn the trick to learn all the important examples of class Amphibia. हमारी ट्रिक है सपना, और सपना के टैब पे फेमस हीरो सबसे हिट रणवीर एंड रणवीर की जनरल इन्फॉर्मेशन है. सो सपना के टैब पे फेमस हीरो रणवीर एंड रणबीर की जनरल इन्फॉर्मेशन है. आइए देखते हैं इस ट्रिक से हमें कैसे लर्न करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं सैलेमेंडर्स की. सो S स्टैंड्स फॉर सैलेमेंडर्स. सैलेमेंडर्स में हमने 4 एग्जाम्पल्स लर्न किए हैं. फर्स्ट इज एम्फियूमा जिसका लार्जेस्ट RBC है. P is for Proteus, that is cave salamander. N is for Necturus, that is mud puppy or water dog. And this is Embystoma जिसमें पीडोजेनेसिस मिलता है या जिसका एक्सोलॉटल लार्वा होता है. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये बात करी है एक्चुअली ऑर्डर यूरोडेला की, जो टेल्ड एम्फीबियंस थे. ऑलराइट, नाउ लेट्स डीकोड टैब. टैब में हम लर्न कर रहे हैं टोड्स को. टोड्स में हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स. एक अलाइटिस दैट इज मिडवाइफ टोड एंड ब्यूफो दैट इज कॉमन टोड. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रॉग्स. फ्रॉग्स में हमने 3 फ्रॉग्स पढ़े हैं. पहला ट्री फ्रॉग दैट इज हाइला. सो दिस इज हाइला. Ranveer R, this stands for Rhacophorus, which is the flying frog. So Rhacophorus. And Ranbir Kapoor का R जो है that is for Rana tigrina, which is the common Indian bullfrog. Rana tigrina. और ये जो टोड्स हैं स्टूडेंट्स और फ्रॉग्स हैं, ये दोनों ही मिलाकर आएंगे थर्ड ऑर्डर में, जिसमें टेल लेस एम्फीबियंस को हमने स्टडी किया था जिनके हाइंड लिम्स वर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और इस ऑर्डर को कहते हैं दिस इज ऑर्डर एन्यूरा. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्डर एन्यूरा. एंड नाउ जनरल इन्फॉर्मेशन को भी हम डिकोड कर लेते हैं. जनरल इन्फॉर्मेशन में G स्टैंड्स फॉर जिम्नोफियोना. इसमें हम जिम्नोफियोना ऑर्डर की बात कर रहे हैं. जिम्नोफियोना ऑर्डर जो है इसमें स्केल्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, और ये लिम्बलेस होते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है इक्थायोफिस. सो दिस इज द ट्रिक टू लर्न ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियन क्लास. सपना के टैब पे फेमस हीरो रणवीर एंड रणबीर की जनरल इन्फॉर्मेशन है. विद दिस वी हैव completed the class Amphibia of Tetrapoda superclass of vertebrates. नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे विद क्लास रेप्टिलिया, जिसमें रेप्टाइल्स इंक्लूडेड होते हैं. इसको आप अच्छे से लर्न करें. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.